हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज बेसिक अकाउंटिंग कोर्स कंटेंट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है वैसे अकाउंट्स में भी इक्वेशन है। अब हम लोग मैथ्स से थोड़ा सा घबराते हैं तो आप सोचेंगे कि अकाउंट्स में भी इक्वेशन आ गई, तो ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात इस इक्वेशन के थ्रू समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली हमें ये बात बताती है कि जितनी भी बिजनेस में असेट होती हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती हैं। मींस असेट का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। समझते हैं इस बात को। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने यहां पर बात की है और ये इसका मीनिंग है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन is a mathematical equation which shows that the asset and liabilities of a firm are equal। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? आप क्या कहना चाहते हो और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब चीजें? हम ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, व्यापार में जब भी कोई लेन देन होता है तो उस लेन देन में हमारे व्यापार पर जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है? सबसे पहले तो वो इफेक्ट या तो आपकी असेट पे पड़ता है, या लायबिलिटी पे पड़ता है, या कैपिटल पे पड़ता है, या इन दोनों पे पड़ता है, या इन सब पर पड़ता है। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं जाता। अब आप ये पाएंगे कि जब भी कोई लेन देन हुआ, या तो उस लेन देन से आपकी कोई असेट मतलब संपत्ति बढ़ रही है, या आपके लिए कोई लायबिलिटी बन रही है या घट रही है, या फिर उस लेन देन से बिजनेसमैन की जो कैपिटल है उस पर इफेक्ट या प्रभाव आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, आता होगा। हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। हम अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शंस को समझना और उसे रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग की, हमारी एक बुक होगी जिसको हम कहते हैं जर्नल। ये जर्नल वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तो जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो रिकॉर्ड करने से पहले हम उस ट्रांजैक्शन के, उस लेन देन के इफेक्ट को समझते हैं कि भाई इस लेन देन में हुआ क्या। तो आपको यह बताना चाह रहे हैं कि किसी भी लेन देन में आप अपने बिजनेस में यह पाएंगे कि हर लेन देन के बाद यह जो इक्वेशन है यह हमेशा प्रूफ होगी, सेटिस्फाइड होगी और इक्वल होगी। और अगर नहीं हो रही तो आप ना रिकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं या आप ट्रांजैक्शन को गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब हर ट्रांजैक्शन का दोहरा प्रभाव है। एक ही वे में या एक ही तरह से कोई लेन देन इफेक्ट नहीं करता, उसके दोहरे प्रभाव है, दोहरे इफेक्ट है। ड्यूल है, ड्यूल एस्पेक्ट, उसके दो एस्पेक्ट हमेशा होंगे। जैसे हम कहते हैं कि कुछ अगर व्यापार में आ रहा है तो कुछ जाएगा भी, और अगर नहीं जाएगा, सर उधार में खरीदा है तो कुछ ना कुछ लायबिलिटी बनेगी। ठीक है?
देखिए व्यापार में, बिजनेस में जब भी कुछ चीजें आती हैं तो आने के बाद या तो हम कह सकते हैं कि सर इससे हमारी असेट बढ़ी, और जब कुछ चीज चली गई तो हम कह सकते हैं सर असेट ही कम हो गई, असेट ही बढ़ी, असेट ही कम हो गई। या फिर असेट बढ़ी लेकिन सर साथ साथ हमने कुछ पे नहीं किया, अभी हम चुकाया नहीं, उधार में खरीदा हमने, तो हमारी लायबिलिटी बनेगी। जैसे एग्जांपल है, हमने बैंक से लोन ले लिया। अब ना हमने जब बैंक से लोन लिया तो उस लोन के बदले पैसा तो आया हमारे पास, पैसा आया तो हमारी असेट बढ़ी, संपत्ति बढ़ी। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि अभी आपको असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब समझ में आता होगा, क्योंकि असेट, लायबिलिटी और कैपिटल हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं, वहां मीनिंग समझ चुके हैं। असेट हमारी संपत्तियां हैं, लायबिलिटी का मतलब हमारी ऊपर जो बोझ है, भार है, दायित्व है, जिम्मेदारी है जो चुकानी है हमारे को, उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। और कैपिटल होती है जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है। तो हम लोग ने एक लोन लिया, लोन लिया, पैसा आया, पैसा आया तो मेरी असेट बढ़ गई, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब सोचिए, आ तो गया, सर गया क्या? अभी तो हम लोन चुका नहीं रहे, अभी तो लिया ही है हमने। तो आपने कुछ लिया नहीं लेकिन आपने कुछ दिया नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि देना भी नहीं है। अगर अभी आपने कुछ नहीं दिया तो बाद में देना है, तो इससे आपके बिजनेस की क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी बढ़ेगी। इस बात को समझते हैं हम। अगर मैंने कहा कि मैंने बैंक से एक लोन लिया, सपोज 1,00,000 रुपए का, से एसबीआई बैंक से हमने लोन ले लिया, ठीक है, ये एसबीआई बैंक से हमने लोन ले लिया। अब एक तो ये लोन है, बैंक से लिया है, इतने रुपए आपके पास आ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि इस लेन देन से आपके असेट, आपकी लायबिलिटी और आपके कैपिटल पर क्या इफेक्ट आएगा। तो भाई अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए आ रहे हैं तो मेरी संपत्ति बढ़ रही। क्या सर, क्या संपत्ति बढ़ रही है? मेरे पास कैश या बैंक बैलेंस जो भी आया है वो पैसा आ रहा है, तो 1,00,000 रुपए तो मेरे पास आ गए। साथ ही साथ एक लोन, लोन क्या है? मेरी लायबिलिटी है भाई, आज नहीं तो कल देना है, पैसा तो देना पड़ेगा। एक मेरी लायबिलिटी बढ़ गई 1,00,000 रुपए की। कैपिटल, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बिजनेसमैन का अपना पैसा होता है। तो बिजनेसमैन की अपनी क्या है? बिजनेसमैन का अपना कैपिटल होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ड्राइंग्स करा हो या कोई इफेक्ट पैसा निकाला हो खुद के लिए तो वो हो सकता है। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस जो भी हैं वो सब अपने बिजनेसमैन के हैं, तो इस पर हम उसका इफेक्ट दिखा देंगे। अभी यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन में, तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी इस ट्रांजैक्शन से असेट 1,00,000 रुपए आई, लायबिलिटी 1,00,000 बढ़ी, कैपिटल 0 इफेक्ट पड़ा। तो कुल मिलाकर हमारी इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन में प्रूव हो जाती है। तो हमें कोई यहां पे कोई प्रूव नहीं करना, हमें मैंने कह दिया इस टॉपिक में हम सीख क्या रहे हैं? हम लेन देन का इफेक्ट सीख रहे हैं, प्रभाव सीख रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि हम जब लेन देन को रिकॉर्ड करने जाते हैं ना तो हमें उसका इफेक्ट समझना है। इफेक्ट समझ में आ गया ना तो आपको रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो रूल्स हैं रिकॉर्डिंग के वो इस तरीके से बने हुए हैं, सिंपली कि हमें हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझना है। जैसे मैंने आपको ये कह दिया कि असेट को डेबिट करते हैं। आज मैं रिकॉर्डिंग करने सीखूंगा तो रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में होती है। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। अब हमने आपको कह दिया
कि बिजनेस में जितनी भी असेट हैं सबको डेबिट में रिकॉर्ड करनी है। एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो बिजनेस में असेट जब भी बढ़ेंगी हम उन्हें डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे डीआर। और जब भी बिजनेस में लायबिलिटी या कैपिटल बनेगी इन्हें हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे सीआर। तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे डेबिट क्रेडिट को मैं सीखना चाह रहा हूं, तो बहुत सीधा सा लॉजिक है कि मैंने देखा इस लेन देन में मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरी एसेट बढ़ गई, तो मैं बैंक को तो डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा और जो लोन नाम की मेरी लायबिलिटी है उसे मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। और आप इतनी सिंपल सी बात सीख गए कि भाई डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो बस और करना क्या है, बाकी काम तो सारा सॉफ्टवेयर करेगा, आपको तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझना है। सिंपल सी कहानी है। और उस डेबिट क्रेडिट को समझाने के लिए ही हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं, ताकि वो सिंपल हो जाए। वो बात बाकी अलग है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के और भी यूजेस हैं जो इस बात को समझाते हैं कि अकाउंटिंग किस तरह से बनी हुई है। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि हर लेन देन के दो प्रभाव हैं। अब ऐसा नहीं है कि लेन देन हुआ तो आप हमेशा आपकी असेट, लायबिलिटी और कैपिटल पर ही इफेक्ट आएगा। आपका लेन देन अगर ऐसा है जिससे कुछ असेट पर ही इफेक्ट आ रहा है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी ये जो एग्जांपल था इसमें हम एक एग्जांपल दूसरा बना लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने गुड्स परचेस किया, ठीक है, फॉर कैश 10,000। 10,000 रुपए का माल हम खरीद के आए व्यापार में। तो सोचिए क्या हुआ, हमारे व्यापार में माल आया, गुड्स हमारे लिए संपत्ति बढ़ गई, हमारी बिजनेस में स्टॉक बढ़ गया, कैश भी हमारी संपत्ति है, असेट, ये भी असेट है। तो हो क्या रहा है, 10,000 रुपए कैश गुड्स के बढ़ रहे हैं और 10,000 रुपए गुड्स के कम हो रहे हैं। तो जो इक्वेशन थी हमारी, जैसे हमने कहा पहले लोन वाली एंट्री थी आपके पास, 1 लाख रुपए असेट में थे, 1 लाख रुपए लायबिलिटी में थे, कैपिटल में हाल फिलहाल ये मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक है। हम लेन देन के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओगे सिंपली कि इस लेन देन का इफेक्ट क्या पड़ा। इस लेन देन का इफेक्ट असेट पर पड़ा 0, इस पे पड़ा 0, इस पे पड़ा 0, क्योंकि जितने रुपए असेट के तौर पर हमारे पास गुड्स के रूप में आए उतने चले गए, तो इसका इफेक्ट हो गया 0। अब हमारे पास असेट पहले भी 1 लाख रुपए की थी, 10,000 की आई, 10 की चली गई, बचे कितने, वापस 1 लाख रुपए बचे। ये भी पहले 1 लाख का ही था, ये 0 था, तो आज भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, बराबर है, हिसाब किताब बराबर है। तो आप ये समझें कि कोई भी लेन देन ऐसा नहीं होगा जिसके ड्यूअल इफेक्ट नहीं होंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, वो जो लेन देन है जरूरी नहीं है कि वो केवल हर ट्रांजैक्शन या हर चीज पे इफेक्ट डाले, वो केवल असेट को भी इफेक्ट कर सकता है, असेट लायबिलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है, असेट कैपिटल को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और आप इससे रिकॉर्डिंग करना बहुत इजीली सीख सकते हैं। जैसे भी मैंने आपको रूल बताया कि जितनी भी असेट हैं जिनको हम डेबिट करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और लायबिलिटी और कैपिटल को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी जैसे ये लेन देन है, यहां हमारे पास गुड्स 10,000 का जो माल है व्यापार में आया, बढ़ा, और जो कैश है वो व्यापार से गया, दोनों ही असेट हैं। रूल क्या कहता है, हम सीधी सी बात ये कर देते हैं कि जब असेट बढ़ेगी, असेट डेबिट है, बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे और घटेगी तो हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट क्या है, प्लस माइनस की तरह है। डेबिट का उल्टा क्रेडिट है और क्रेडिट का उल्टा डेबिट है।
अगर एसेट डेबिट होती हैं या डेबिट में रिकॉर्ड हो रही हैं, तो हम जब भी बिजनेस में एसेट आएंगी उसे डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे, बढ़ेंगी डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जैसे ही एसेट कम होगी उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब जैसे इस लेन देन में हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आया, तो मैं गुड्स को जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इसको डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा, और जब कैश को रिकॉर्ड करूंगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जो एसेट है कैश वो कम हो गया। एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट कम हो गई। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एसेट डेबिट होती है, बढ़े तो डेबिट ही करनी है, कम हो तो डेबिट का उल्टा क्या है, क्रेडिट कर दो। अच्छा सर, इस तरह अगर हम गुड्स बेचे तो, अब बेचे तो आप समझो सीधी सी बात है, गुड्स बेचोगे तो आपके पास से कैश आएगा और गुड्स जाएगा। कैश आएगा तो अब की बार कैश एसेट बढ़ रही है, उसको डेबिट कर देंगे, और गुड्स जाएगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यह सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो और भी लेन देन है हमारे पास, और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम ये ले लें और, कि जो प्रोप्राइटर है उसने, प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर है बिजनेस का, उसने इन्वेस्ट कर दिए 1,00,000 रुपए कैश बिजनेस में। अब जो बिजनेसमैन बिजनेस में कैश ला रहा है, तो बिजनेस में फिर कैश आ रहा है। कैश क्या है, कैश एसेट है, तो बिजनेस में फिर 1,00,000 रुपए की एसेट कैश आ गया। ठीक है, और ये 1,00,000 रुपए कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बन रही है। अब इस लायबिलिटी को हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर वालों को देनी है। ये कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, ये खुद बिजनेसमैन को देनी है। तो ये जो कैपिटल है 1,00,000 रुपए ये बढ़ गई, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, इक्वेशन वापस बराबर है कि 1,00,000 रुपए एसेट में है और 1,00,000 रुपए टोटल में लायबिलिटी और कैपिटल में है। इसी तरह अगर प्रोप्राइटर निकाल लेता है कैश वापस फॉर पर्सनल यूज, अपने खुद के यूज के लिए, सपोज 5,000 रुपए निकाल लिए, तो अब की बार कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। कैपिटल में से भी 5,000 रुपीज कम हो जाएंगे, 5,000 कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया था उसमें से 5,000 आपने वापस निकाल लिए ना। अब आप पे कितने हमारे बिजनेस में, अब आपके 95,000 ही बचते हैं। तो ये इक्वेशन से हम ये पता लगा लेंगे कि भाई कितना बैलेंस अब आपका बच रहा है, और कैश में हमारे पास 95,000 बच रहे हैं। तो आप ये सीधा हिसाब लगा लें, ट्रांजैक्शन कोई भी हो, लेन देन कोई भी हो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय कह सकते हैं एक्सप्रेशन है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, वो यही है कि एसेट का टोटल हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर जाएगा। और अगर नहीं जा रहा तो आप ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से नहीं सोच रहे। ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से सोचना है आपको। ड्यूअल एस्पेक्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपके हर लेन देन का दोहरा हिसाब किताब या दोहरा इफेक्ट है, प्रभाव है, और इसी वजह से ये इक्वेशन हमेशा बराबर होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम एज एन अकाउंटेंट हमें कभी कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, ये इक्वेशन हमारे दिमाग में बननी चाहिए। जब हम किसी लेन देन को रिकॉर्ड करने जाते हैं, हमें दिक्कत क्या आती है कि रिकॉर्डिंग कैसे करें सर, डेबिट किसको बनाएं, क्रेडिट किसको करें, यही प्रॉब्लम सबके साथ, यही प्रॉब्लम है। तो आप इतनी सी बात समझिए कि डेबिट क्रेडिट तो रखो पहले, बाद में पहले तो ये सोचो कि इस लेन देन का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है और किस किस पर है।
अब इस इफेक्ट को समझ गए ना, तो फिर आपको लेन देन रिकॉर्ड करने में कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही है। मैं आपको पढ़ा और बता रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ रिकॉर्डिंग जो जर्नल में की जाती है उसमें इसका क्या रिलेवेंस है। क्योंकि मैं सीधा आपको ये बता दूं कि भाई असेट ये का रूल ये है, लायबिलिटी का रूल ये है, इनकम का रूल ये है, तो आपको दिक्कत ये आ रही है कि आपने रूल तो समझ लिया लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस चीज से असेट बढ़ेंगी घटेंगी, लायबिलिटी बढ़ेंगी घटेंगी, क्या हो रहा है, मुझे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना नहीं आ रहा है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक है ना, इसमें हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना समझते हैं कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वापस से अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमने ये बात समझ ली कि ये जो तराजू दिख रहा है हमारे को, ये जो बैलेंस दिख रहा है हमारे को, एक तरफ असेट है और दूसरी तरफ लायबिलिटी और ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी है। ये ओनर्स इक्विटी अपने आप में कैपिटल का दूसरा नाम ये मान लीजिए। तो असेट और लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी का टोटल हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि व्यापार में जितनी भी असेट बनेंगी वो सब या तो उतने की बराबर की लायबिलिटी बनाएंगी और उतने बराबर या तो बिजनेसमैन का पैसा होगा। ठीक है, इस बात को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम। तो देखिए ये आपके सामने एक सिंपल सी एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या होती है मैं आपको बता दूं, आगे आप पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़ा रहे, बट इतना हमें बताना है सिर्फ सिंपली कि बैलेंस शीट ना, जैसे इसका नाम है बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है कि किसी चीज का कितना कितना बैलेंस बच रहा है, पर जो है जैसे असेट का कितना बैलेंस है, इन सब का बैलेंस की एक शीट है। ये शीट है कि स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कितने की असेट है और कितने की लायबिलिटी है और उनका क्या बैलेंस है। ठीक है, तो देखिए ये है लायबिलिटीज और ये है असेट, दो साइड है हमारे पास। इस बैलेंस शीट के दो साइड है, एक असेट साइड है, एक लायबिलिटी साइड है। असेट्स का टोटल मैंने बताया था आपको कैपिटल और लायबिलिटी या लायबिलिटी और कैपिटल दोनों के बराबर होगा। तो ना इसमें आप देखें कि मैंने एक तरफ व्यापार या बिजनेस की जितनी संपत्तियां हैं वो लिखी हैं और एक तरफ मैंने बिजनेस की लायबिलिटीज को लिखा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि दोनों का जो टोटल है वो 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहूं तो क्या होगा, इस टोटल पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सर कुछ करने से ये 1.5 लाख और ये 140 हो जाए। अगर ये 140 होगा तो ये भी 140 हो जाएगा, ये 160 होगा तो ये पक्ष भी 160 हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि जितनी भी असेट बनती हैं व्यापार में, या तो वो बिजनेसमैन के पैसे से बनती हैं या फिर आपके जो आप कह सकते हो कि आपने कुछ उधार में लिया होगा, उससे आपकी कोई ना कोई लायबिलिटी बनती है, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि बिजनेस में जो असेट बनेगी वो बिजनेस के पैसे से ही बनेगी। देखो तीन बातें हैं, बिजनेस में कोई असेट बनेगी, कोई संपत्ति आएगी, तो या तो आप उसको बिजनेसमैन से पैसा लेकर खरीदोगे, मतलब बिजनेसमैन लगाएगा, तो होगा क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, कंप्यूटर खरीदा कितने का, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खरीदा
50,000 रुपए का। अच्छा, कहां से खरीदा? बिजनेसमैन ने पैसे दिए या लगाए, वहां से खरीदा। तो क्या होगा? 50,000 रुपए की संपत्ति हमारे पास आ गई, तो बिजनेसमैन की जो कैपिटल है वो ये जो 1,00,000 रुपए दिख रही है आपको, ये 1,00,000 से 1.5 लाख हो जाएगी, क्योंकि 50,000 जब उसने दिए तो 1,00,000 की कैपिटल में 50,000 और जुड़ गए, तो कुल कैपिटल अब कितने की हो गई? 1.5 लाख रुपए की हो गई। इससे टोटल पे क्या फर्क पाएगा? ये 1.5 लाख का टोटल 50,000 और बढ़ जाएगा, तो अब ये टोटल हो जाएगा 2 लाख रुपए। और इसी तरह यहां का टोटल, असेट का टोटल भी जो 1.5 लाख था वो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। पहली पॉसिबिलिटी है। इफेक्ट पड़ा कुछ टोटल पर? नहीं, असेट का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, हो सकता है ये जो कंप्यूटर हमने खरीदा है ये हमने उधार पे खरीदा हो, लोन लेके खरीदा हो। जैसे मान लीजिए अभी हमने 50,000 का कंप्यूटर, ये बिजनेसमैन नहीं लेकर आया था, ये मान लीजिए बिजनेसमैन नहीं लेकर आया, ठीक है। ये जो पैसा है ये हमने उधार में खरीदी है एसेट, एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लें उधार में खरीदी है, तो हमारा कोई ना कोई क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर मतलब एक वेंडर, एक सप्लायर जिससे हम कुछ खरीद रहे हैं उधार में और उसको पैसा देना है। तो मेरे जो क्रेडिटर थे वो 5,000 दिख रहे हैं मेरे को यहां पर, वो 5,000 से अब हो जाएंगे 55,000। भाई 5,000 तो पहले थे, 50 का मैंने और खरीद लिया तो अभी 55 हो गए। अब की बार कैपिटल वही है 1,00,000 रुपए, क्योंकि बिजनेसमैन ने नहीं लगाया पैसा यहां पर, यहां मैंने उधार में खरीदा। तो वापस आप देखेंगे तो टोटल यहां पर 2,00,000 रुपए और यहां पे वही 2,00,000 रुपए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई या तो आपने बिजनेसमैन ने लगाया हो कंप्यूटर के लिए पैसा, या फिर आपने खुद ने उधार में खरीदा हो, तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इक्वेशन वही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा चांस क्या हो सकता है? तीसरा यह हो सकता है कि सर कंप्यूटर जो 50,000 रुपए का बिजनेस में आया है, सर उससे ना कोई भी, ना तो बिजनेसमैन ने लगाया, ना हमारा कोई क्रेडिटर बना, ना हमारे पास से कोई उधार में हमने किसी से खरीदा है, कुछ नहीं बना सर। हमारे पास ही पैसा था, हमारे पास ही पैसा था और हमने खरीद लिया। कैसे? सपोज हमने ये कंप्यूटर 5,000 रुपए कैश, 5,000 रुपए का बैंक बैलेंस, 10,000 तो ये दे दिए, चले गए, ये चले गए, दे दिए, यहां से खरीदा। और सर मान लीजिए हमारे पास जो ये मशीन है और जो फर्नीचर है ना, ये भी हमने दे दिया। हमने कहा भाई हमको मशीन फर्नीचर की जरूरत नहीं, हमने बेच दिए, यहां से पैसा आया 40,000 रुपए, ये भी दे दिया हमने। और कुल मिलाकर हम 50,000 का नया कंप्यूटर खरीद कर आ गए। ये 50,000 का कंप्यूटर आ गया हमारे पास। अब मुझे बताओ टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 40,000 रुपए और 10,000 रुपए, 50,000 रुपए टोटली हमारे यहां से असेट में से कम हो जाएंगे और 50,000 रुपए हमारे असेट में बढ़ जाएंगे। वापिस टोटल वही 2,00,000 रुपए आ जाएगा असेट का, लेकिन लायबिलिटी का टोटल जो है अब की बार टोटल हमारा 1.5 ही रहेगा, क्योंकि 50,000 असेट में से कम हो गए, 50,000 असेट में बढ़ गए, और यहां का टोटल वही 1.5 रुपए, तो टोटल सेम रहेगा। तो टोटल कुछ भी रहे लेकिन रहेगा सेम, मतलब 2,00,000 भी हो सकता है, 1.5 भी हो जाए, डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन, लेकिन रहेगा सेम। आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। 50,000 यहां आए और 50,000 चले गए, तो टोटल वही रहा 1.5 रुपए। यहां टोटल वैसे ही चल रहा है 1.5 रुपए को, यहां कोई इफेक्ट ही नहीं आया। तो असेट आने के 3
कारण मैंने आपको बता दिया। इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि कोई भी लेन देन कैसे होता है, और किसी भी लेन देन में कोई भी संपत्ति बिजनेस में आ रही है तो उसके आने का जो इफेक्ट है, या तो वो कैपिटल पे जाएगा अगर बिजनेसमैन ने लगाया है, या फिर वो लायबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर वालों के ऊपर, जो देना है बाहर वालों को अगर उधार में खरीदा है। और तीसरा, अगर आपने अपने पास ही बाकी दूसरी असेट्स जैसे कैश देकर खरीदा है या कोई और असेट एक्सचेंज करा के बेच के खरीदा है, तो कहीं ना कहीं वो असेट में से ही उतने की असेट कम होगी और उतने की असेट बढ़ जाएगी, तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा असेट्स के टोटल के ऊपर, और इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी। असेट का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर चलेगा। ठीक है, यह बात हमने नीचे इसमें समझाई भी है। अब इसी के बेस पर मैंने कहा था अब आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग पे बात जाएं तो इस बात को समझें। एक रूल ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का है, बहुत सीधा सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको अब असेट, लायबिलिटी और कैपिटल समझ में आती है तो रूल ये है कि जितनी भी हमारी बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं और एसेट होती हैं, ये दोनों डेबिट होती हैं। सर क्यों होती है? पहले तो मैं आपको बताऊं, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है। डेबिट जो है और क्रेडिट जो है प्लस माइनस की तरह है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है डेबिट प्लस ही होता है, प्लस माइनस की तरह हैं दोनों। ये ना हमारी जो बुक है, जर्नल या लेजर, जिसमें हम लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके दो साइड है, टू साइड्स, दो पक्ष हैं और कुछ नहीं। जैसे हमने कहा ना, हर चीज के दो पक्ष हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट है। तो दो पक्ष हैं जिसमें हमें ढूंढना है कि डेबिट में क्या रिकॉर्ड करें, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने दो पक्ष बना दिए, एक डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब आप यूं समझ सकते हो, सर डेबिट क्या है? जो बिजनेस का है वो डेबिट है, जो बिजनेस का है वो डेबिट है, या डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। तो सर क्रेडिट क्या है? जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस का नहीं है। जो चीज बिजनेस की है, द थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस इज डेबिट एंड द थिंग्स नॉट ओन्ड बाय बिजनेस इज क्रेडिट। जो बिजनेस का है वो डेबिट, जो बिजनेस का नहीं वो क्रेडिट। ये बिजनेस दिख रहा है आपको, एक दुकान है मान लीजिए। इस दुकान में ये संपत्तियां हैं, ये खुद दुकान, एक जो लैंड है जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी है, ये बिल्डिंग खुद एक, ये सब संपत्तियां हैं। इसमें कैश भी है, इसका बैंक बैलेंस भी है, बहुत कुछ है, इसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है, सब संपत्ति है एक बिजनेस की। तो ये सब बिजनेस की है, इसलिए ये बिजनेस की संपत्ति है। और ये जो खर्चे बिजनेस को चलाने में होंगे वो भी बिजनेस के हैं। लेकिन इस बिजनेस से जो भी कमाया जाएगा इनकम, वो इस बिजनेसमैन की है। प्रॉफिट इस बिजनेसमैन का है, लॉस इस बिजनेसमैन का है, लायबिलिटी इस बिजनेसमैन की है। क्योंकि बिजनेस अगर नहीं देगा तो बिजनेसमैन, या तो बिजनेस में से चुकाओगे आप, नहीं तो बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है उसको चुकानी है। कैपिटल खुद बिजनेसमैन का पैसा लगाया हुआ बिजनेस में, बिजनेस का नहीं है। ये तीनों चीजें इस बिजनेसमैन की है, इस प्रोप्राइटर की है। तो जो बिजनेस का नहीं है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब आप समझ जाओ कि मैं इन तीनों चीजों को, जो बिजनेस की नहीं है उसे क्या करूंगा, उसे मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। इन तीनों चीजों को मैं क्रेडिट करूंगा। और जो बिजनेस का है, असेट और एक्सपेंस, उन दोनों को मैं
डेबिट करूंगा, तो जो चीज डेबिट है, अब ये सिंपल से साइन है प्लस माइनस। भाई बिजनेस में या तो असेट आएगी या फिर जाएगी। आएगी बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जाएगी तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सर जैसे एग्जांपल दो, बहुत सीधा से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज्ड 10,000 रुपए का, फॉर रुपीज 10,000। तो फर्नीचर खरीदा और कैश 10,000 जाएगा। फर्नीचर भी असेट है और कैश भी असेट है, ठीक है, ये कैश भी असेट है। अब आपको समझ में आ गया दोनों असेट है, असेट का रूल लगा दो। अभी पढ़ा हमने असेट बिजनेस की है, डेबिट में जाएंगी, और फिर प्लस माइनस की बात है, जो चीज बढ़ेगी बढ़ने पर सेम डेबिट में ही रिकॉर्ड होगी, डेबिट है तो, और घटने पर उसका उल्टा करना है। डेबिट का उल्टा क्या है? क्रेडिट। असेट एक्सपेंस डेबिट करने हैं, डेबिट ही करने हैं। क्रेडिट कब करने हैं? जब वो कम हो जाए, रिवर्स हो जाए, तब हमको क्रेडिट करने हैं। तो फर्नीचर को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कैश को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फर्नीचर तो आ रहा है, असेट बढ़ रही है फर्नीचर, और कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, असेट कम हो रही है कैश, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर एग्जांपल। नेक्स्ट ले लें। जैसे एक मशीन हमारे बिजनेस में है, उसको बेच दिया हमने, सोल्ड फॉर 50,000। अब यहां मशीन असेट है और ये बिजनेस में कैश आ रहा है, और सपोज करो हमने ये जो बेचा तो हमको चेक मिला, तो चेक मिलने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक भी हमारी असेट है। ठीक है, अब यहां पर मशीन तो कम हो रही है असेट, और बैंक बैलेंस हमारी असेट बढ़ रही है। हमको समझ में आता है असेट का रूल क्या है कि असेट्स तो डेबिट होती हैं सर, डेबिट में रिकॉर्ड होंगी, लेकिन अगर कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और बढ़ रही है तो फिर उसको हम डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम, सॉरी, मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे हम हमारा बैंक अकाउंट या कैश, जो भी आपके पास आ रहा है। जो बढ़ रही है असेट डेबिट, जो घट रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस इफेक्ट को समझा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेकर समझाएं आपको। जैसे हमने परचेस करा गुड्स उधार पर राम से, अभी पेमेंट नहीं किया 10,000 का, तो गुड्स आने से मेरे बिजनेस में स्टॉक बढ़ेगा, मेरी असेट बढ़ गई। फिर मुझे ध्यान आ गया असेट तो डेबिट में रिकॉर्ड होती है और बढ़ रही है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, क्रेडिट पे खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो उधार में चीज जब खरीदोगे तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, कभी ना कभी देनी है। तो लायबिलिटी यहां बिजनेस में बढ़ रही है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, बढ़ रही है तो क्रेडिट ही करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने परचेस किया है तो मैं परचेस को तो डेबिट कर दूंगा, डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा, और जो राम मेरा क्रेडिटर बनेगा उसका नाम लिख देंगे हम, कौन हमारा क्रेडिटर, ताकि पहचान हो सके कौन क्रेडिटर है, किसको पैसे देने हैं, उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। इस ट्रांजैक्शन को आप देखें तो इससे आपकी एसेट भी बढ़ रही है और इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसमें मैं आपको कोई जर्नल नहीं सिखा रहा, मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट कैसे समझते हैं, क्या यूज है, ये हम सीख रहे हैं।
और हमने सीखा है, और साथ ही साथ रूल डेबिट और क्रेडिट के जो कितने सिंपल हो जाएंगे अगर हम लोग असेट लायबिलिटी के इक्वेशन इफेक्ट को समझेंगे तो। ठीक है, बाकी तो ये रूल है, बहुत सिंपल है लगाना। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम तीनों क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगी, बढ़ेंगी तो क्रेडिट ही करेंगे रिकॉर्ड करते समय, और कम हो गई तो फिर डेबिट कर देंगे, ताकि वो दिखे कि हाँ ये कम हुई है, रिवर्स कर दिया हमने। क्योंकि सोचो अगर हम क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करते जाएंगे तो पता क्या चलेगा कि बढ़ रही है चीज या कम हो रही है। तो कम होते टाइम उसका उल्टा करेंगे, क्रेडिट का उल्टा डेबिट है। इसी तरह जितने भी खर्चे हैं बिजनेस में, असेट हैं, सबको हम बिजनेस की हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब कम हो जाएंगे असेट तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने किराया चुकाया तो किराए को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश में चुकाया, कैश गया तो कैश कम हो गया, एक असेट कम हो गई, उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सिंपल सी बात है, इक्वेशन प्लस जर्नल एंट्री के थोड़े से नियम कि इसका इफेक्ट कैसे हम लोग ले सकते हैं जर्नल में, वो हमने सीखा है। सो आज के लिए हम इतना ही लेंगे। थैंक यू।